बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो आज क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल हम लोग देख रहे थे और उसी को आगे एक्सप्लोर किया गया है। आपको पिछले लेक्चर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग कांस्टेंट का कैलकुलेशन सिखलाया गया था। तो अब हम लोग अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस। अब इसको डिफाइन किया है लिखा है इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम। आप इसको ऐसे समझो कि कोई एटम है, तो किसी एटम में न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी एटम में न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होगा उसी को कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। तो जब भी आप एटॉमिक रेडियस सुनिए तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आनी चाहिए कि न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस, यही जो एवरेज डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होगी, इसी को आप क्या कहोगे? एटॉमिक रेडियस। ओके, तो अब आप एटॉमिक रेडियस सीख गए। अब आइए अगली पॉइंट लिखी है हमने, द डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज नॉट पॉसिबल। ओके, कहा गया कि एटॉमिक रेडियस का डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है यह भी बतलाया है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर बी ट्रेस्ड परफेक्टली। जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल मूव करते रहते हैं, मोबाइल होते हैं, तो उनका एग्जैक्ट पोजीशन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में फिक्स नहीं रहता है, वो मूव करते रहते हैं। तो चूंकि उनका फिक्स पोजीशन नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट मेजरमेंट एटॉमिक रेडियस का, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट एटॉमिक रेडियस का प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो अब आइए अगली पॉइंट को देखें। लिखा वी मे डिटरमाइन ओनली द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स क्लोजली प्रेजेंट। ऐसा कहा गया कि जो दो एटम्स हैं वो जब एक दूसरे से क्लोजली प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे से सबसे करीब होंगे, तब उनके न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। ओके, अगली पॉइंट को आइए, एज द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम इन सराउंडिंग। चूंकि उसके सराउंडिंग में दूसरे एटम्स भी मौजूद होंगे, विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस, विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस, FLU कर लेंगे, विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिसके लिए आप एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट कर रहे हो, उसके सराउंडिंग में जो एटम्स मौजूद होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उनके प्रभावित करने के वजह से डिपेंडिंग अपॉन बॉन्डिंग विथ सराउंडिंग एटम्स, मतलब वो एटम सराउंडिंग एटम के साथ जिस तरह का बॉन्डिंग कर रहा है, जिस तरह का बॉन्ड बना रहा है, वी डिफाइन फॉलोइंग टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। मतलब जो एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया गया
दैट डिफिनीशन इज बेस्ड ऑन बॉन्डिंग, कि वो एटम किस तरह का बॉन्ड बना रहा है, और उस बेसिस पे एटॉमिक रेडियस को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। पहला रहा वान वाल रेडियस, इसको हम लोग शॉर्ट में आगे से लिखेंगे VWR। दूसरा रहा मेटालिक रेडियस, और तीसरा रहा बच्चों कोवैलेंट रेडियस। तो आपको बेस्ड ऑन बॉन्डिंग इन एटम 3 टाइप्स की रेडियस बतलाई गई। वान वाल रेडियस जिसे हम VWR लिखेंगे, मेटालिक रेडियस एंड कोवैलेंट रेडियस। अब हम एक एक करके तीनों रेडियस को डिटेल में सीखेंगे। तो वान वाल रेडियस VWR लिखा है, तो डिफाइन किया पहले, देखिए क्या लिखा है, इट इज हाफ ऑफ द एवरेज AVG एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम्स इन सॉलिड स्टेट। तो आपके काम की बात बस इतनी है कि वान वाल रेडियस नॉन बॉन्डेड एटम्स के लिए डिफाइन किया जाए, और कहा कि इट इज हाफ ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स इन सॉलिड स्टेट। यही आपका क्या हुआ बच्चों, वान वाल रेडियस। तो ये जो आपका वान वाल रेडियस है, ये मेनली यूजफुल होगा नोबल गैसेज के लिए। नोबल गैसेज के एटम्स आपस में बॉन्डिंग नहीं करते हैं, तो वान वाल रेडियस मुख्य रूप से एप्लीकेबल होता है किसके लिए, नोबल गैसेज के लिए। इस बात को भी लिखा है मेनली यूजफुल फॉर नोबल गैसेज। अब आइए 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स है, जैसे पहले ये देख लेते हैं तब इस केस को देख लेंगे। 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, पहले का सेंटर A दिखाया गया, दूसरे का सेंटर B दिखाया गया। मतलब इसका न्यूक्लियस ये X दिया हुआ है, सेम एलिमेंट के 2 एटम्स हैं, एलिमेंट आपका X हुआ, यहां भी X है यहां भी X है। कहने का मतलब हुआ कि एलिमेंट एक ही है, उसके 2 एटम्स हैं। जैसे सपोज ये अगर नियॉन है तो ये भी नियॉन का ही एटम है। अब नियॉन चूंकि नोबल गैस है, और नोबल गैसेज के बीच आपने सीखा होगा अपने स्कूल में भी, यहां भी सिखाया जाएगा, पीछे भी बताया गया है कि इसीलिए उनका नाम नोबल या एनर्ट रखा ही गया, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते थे। ठीक है, तो अब ये 2 सेम एटम्स नोबल गैस के, एक का न्यूक्लियस हमने A से दिखाया, दूसरे का न्यूक्लियस B से दिखाया। तो अब इस AB का जो डिस्टेंस AB हुआ, उसका हाफ जो डिस्टेंस होगा, इसी को कहा जाएगा वान वाल रेडियस। तो यहां पे लिखा है मैंने R वान वाल इक्वल्स टू DAB, डिस्टेंस ऑफ AB डिवाइडेड बाय 2। अब आइए, जैसे ये Cl2 के लिए भी डिफाइन किया गया, तो Cl2 का एक मॉलिक्यूल लिया, ये Cl2 का एक मॉलिक्यूल। अब इसमें ओवरलैपिंग दिख रहा है आपको, ये ओवरलैप किया हुआ है। ओवरलैपिंग का मतलब होता एक का कुछ पोर्शन दूसरे के कुछ पोर्शन के कांटेक्ट में आना, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। हिंदी में इसको कहते हैं चढ़ा ऊपरी। तो आपने अपने स्कूल केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, और हम लोग आगे केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे इन बातों को, कि जो क्लोरीन के एटम्स हैं वो आपस में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर अभी आपको ये बात नहीं समझ में आ रही, तो आप अपनी स्कूल केमिस्ट्री को फिर से पलट के देखोगे, तो आप देखोगे कि 2 क्लोरीन एटम्स के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना। क्यों बना, मैं यहां पे थोड़ा सा बोल भी देता हूं, और वैसे तो बॉन्डिंग में देखेंगे ही, वहां आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से विजुअलाइज करोगे, समझ पाओगे। फिलहाल बोल देते, जैसे Cl का EC लिखना आपको आता है, क्लोरीन की EC आती है, तो आउटर मोस्ट सेल की क्लोरीन की EC होती है 3s2 3p5। मतलब क्लोरीन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7 है,
और आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ा तो यहां पे सीख लो कि एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्मेशन करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो एटम्स जो बॉन्ड बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? सो दैट दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और ऑक्टेट कंप्लीट करने से वो स्टेबल हो जाते हैं। ओके, और कैसे पता चला इन बातों का कि ऑक्टेट हो गया तो स्टेबल हो जाते? ये नोबल गैसेज के इसी को देख करके पता चला कि हीलियम के अलावा जितने भी दूसरे नोबल गैसेज थे उन सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। हीलियम के पास एक ही सेल था और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी बच्चों? 2। बाकी दूसरे सभी नोबल गैस के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी? 8। और यह पाया गया कि नोबल गैसेज के एटम्स एक दूसरे के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो साइंटिस्टों ने डिसाइड किया ऐसा कि लगता है कि नोबल गैस अपने ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के वजह से अस्टेबल है और इसीलिए ये किसी दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करना चाहता। तो दूसरे एलिमेंट्स को भी स्टेबल होने की क्राइटेरिया शुरू में यही बतलाई गई कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा, और उसी 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो चूंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 क्लोरीन एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, शेयरिंग करेगा, और इस वजह से क्लोरीन एटम्स के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो वही ये शेडेड पोर्शन, शेयर्ड पोर्शन को दिखाया गया है। तो ये Cl2 का एक मॉलिक्यूल हुआ, ये Cl2 का दूसरा मॉलिक्यूल हुआ। अब इनके न्यूक्लियाई के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है इसकी हाफ लिखा मैंने आर भांडरवाल। किसके लिए? Cl2 के लिए। आर भांडरवाल डिस्टेंस ऑफ AB डिवाइडेड बाय 2। तो आप अब पूरी तरह से भांडरवाल रेडियस समझ गए। मुख्य रूप से ये किसके लिए यूज होगा बच्चों? नोबल गैस के लिए। अब इन बातों को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब आइए, अगली रेडियस लिया मैंने मेटालिक रेडियस। तो बट ऑब्वियस है, नाम से ही लिखा हुआ है मेटालिक रेडियस। तो ये मुख्य रूप से किसके लिए एप्लीकेबल होगा? मेटल्स के लिए। मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होगा, और डिफाइन किया है it is half of the average distance between the nuclei of 2 identical atoms bonded by metallic bond in solid state. ओके, और मेटालिक बॉन्ड एक टर्म आया। अब मेटालिक बॉन्ड किसके बीच एग्जिस्ट करेगा? मेटल एटम्स के बीच। ठीक है, तो ये लिया 2 मेटल एटम्स, 2 सेम एलिमेंट के मेटल एटम्स। जैसे ये अगर Y है तो ये भी क्या होगा बच्चों? Y। एलिमेंट Y है, Y के ये 2 एटम है। पहले के न्यूक्लियस को A लिखा, दूसरे के न्यूक्लियस को B लिखा। अब ये दोनों मेटालिक बॉन्ड से लिंक थे, तब R मेटालिक इनके लिए डिफाइन हुआ। डिस्टेंस ऑफ AB डिवाइडेड बाय 2, ये जो डिस्टेंस है इसकी हाफ। मतलब 2 एटम्स सॉलिड स्टेट में मेटालिक बॉन्ड से लिंक्ड हैं, तो उनके न्यूक्लियाई के एवरेज डिस्टेंस का आधा। इसी को आप क्या बोलोगे? मेटालिक रेडियस। अब तीसरे तरह की रेडियस आई, कोवैलेंट रेडियस। तो उसको भी देखते हैं हम लोग। कोवैलेंट रेडियस, तो यहां मैंने लिखा थर्ड इज कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, तो मैं पहले कुछ समझा दूं कि यह मुख्य रूप से नॉन मेटल्स के लिए डिफाइन होता है। क्योंकि जो नॉन मेटल के एटम्स होते वो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक होते हैं नॉन मेटल एटम्स के बीच। जैसे क्लोरीन भी आपका नॉन मेटल है, तो 2 क्लोरीन एटम्स के बीच अभी एक्सप्लेन किया था कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्यों होगा यह भी आपको समझाया था। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, और ऐसा करने से
दोनों क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 हो जाएगी। मतलब वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर लेंगे। ऑक्टेट पूरी हो गई, नोबल गैस की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गई उनकी, और तब वो कैसे हो गए? स्टेबल हो गए। तो मेनली कोवैलेंट रेडियस डिफाइन किसके लिए होगा? नॉन मेटल्स के लिए। अब दो आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम्स हैं और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक्ड हैं। जैसे ये अगर जेड है बच्चों, तो ये भी जेड ही है, एलिमेंट जेड है दोनों का। अब यहां इसकी न्यूक्लियस को ए से डिनोट कर दिया, इसकी न्यूक्लियस को बी से डिनोट कर दिया, और इन दोनों का डिस्टेंस ये हुआ। तो अब इस डिस्टेंस का हाफ, ये लाइन आप दिखा सकते हो, इस डिस्टेंस का हाफ जो हुआ, यही जो डिस्टेंस हुआ आपका, यही आपका कोवैलेंट रेडियस हो गया। तो आप आर कोवैलेंट लिख सकते हो, आर कोवैलेंट, सीओवी डॉट पढ़ेंगे आप कोवैलेंट, कोवैलेंट रेडियस इक्वल्स टू डी ए बी डिवाइडेड बाय 2, डी ए बी डिवाइडेड बाय 2। अब आइए, अब आप तीनों तरह की एटॉमिक रेडियस को जान गए, वान डेर वाल, मेटालिक एंड कोवैलेंट। अब एक लाइन लिख लीजिए, वी कैन डिफाइन डिफरेंट रेडियस फॉर सेम एलिमेंट्स, मतलब एक ही एलिमेंट के लिए आप वान डेर वाल रेडियस भी डिफाइन कर सकते हो, मेटालिक रेडियस भी डिफाइन कर सकते हो, और कोवैलेंट रेडियस भी डिफाइन कर सकते हो सेम एलिमेंट के लिए। वैसे तो मेनली वान डेर वाल रेडियस किसके लिए बच्चों? मेनली नोबल गैस के लिए। वैसे ही मेटालिक रेडियस आप सुने तो सुनते ही समझ जाएंगे कि वो किसके लिए? मेटल्स के लिए। और जैसे ही कोवैलेंट रेडियस सुने तो उसको सुनते ही समझ जाएंगे किसके लिए? नॉन मेटल्स के लिए। लेकिन ऐसा भी है कि एक ही एलिमेंट के लिए आप तीनों तरह के रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप सेम एलिमेंट के लिए वान डेर वाल, मेटालिक और कोवैलेंट तीनों रेडियस को डिफाइन करेंगे, तो आप देखो कि वान डेर वाल रेडियस में दो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, तो वान डेर वाल रेडियस उस एलिमेंट के लिए सबसे बड़ी होगी। और देखो जो कोवैलेंट रेडियस है आपका, इसमें तो शेयरिंग हुआ है, ओवरलैपिंग हुआ है, और ओवरलैपिंग होने के वजह से इनके न्यूक्लियाई की बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हुई है? सबसे कम है। तो जब ये डिस्टेंस सबसे कम है तो इस डिस्टेंस की हाफ जो डिस्टेंस होगी वो भी कैसी होगी? सबसे कम होगी। तो अगर सेम एलिमेंट के लिए आपने तीनों रेडियस को डिफाइन किया तो उसमें सबसे बड़ा कौन होगा? वान डेर वाल रेडियस। तब कौन होगा? मेटालिक रेडियस। तब कौन होगा? कोवैलेंट रेडियस। तो इस बात को भी लिख देता हूं, फॉर सेम एलिमेंट, R van der Waal, VW for van der Waal, R for radius greater than R metallic, and this is greater than R covalent. तो अगर एक ही एलिमेंट के लिए तीनों तरह की रेडियस आप डिफाइन करेंगे तो आपकी वान डेर वाल रेडियस सबसे बड़ी होगी, मेटालिक रेडियस उससे छोटी होगी, और कोवैलेंट रेडियस सबसे छोटी होगी। ओके, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, नॉर्मली द एटॉमिक रेडियस 80 dot radius, atomic radius is used as VWR, van der Waal radius for
नोबल गैसेज अभी अभी समझाया था आपको, कॉमा मेटालिक रेडियस for metals and covalent radius for non-metals. ओके, अब आइए, अब जो सीखने वाली बात थी, यह सब तो डिफिनीशन था, जो सीखने वाली बात थी एटॉमिक रेडियस का पेरियोडिक टेबल में वेरिएशन। तो इस बात को अब मैं लिखता हूं, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पेरियोडिक टेबल। लिसन, पेरियोडिक टेबल को मेनली पीरियड और ग्रुप्स में, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया पीरियड्स और ग्रुप्स में। तो जब हम किसी प्रॉपर्टी की पेरियोडिक टेबल में पेरियोडिसिटी देखेंगे, पेरियोडिक टेबल में वेरिएशन देखेंगे, तो उसकी वेरिएशन एक बार पीरियड के अलोंग देखेंगे और दूसरे बार ग्रुप के अलोंग देखेंगे। ये देखेंगे कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी कैसे बिहेव करेगी, बढ़ेगा, घटेगा, कुछ रेगुलर ट्रेंड पता करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही जब वो प्रॉपर्टी ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे तो कैसे बिहेव करेगा। तो यही किसी भी प्रॉपर्टी का जब हम पेरियोडिक टेबल में वेरिएशन देखेंगे तो इसका मतलब होगा कि पीरियड के अलोंग उसका वेरिएशन जानेंगे और ग्रुप के अलोंग भी वेरिएशन जानेंगे। तो आइए, फर्स्ट लिखा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे इसको लिख लीजिए L to R, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, इन ए पीरियड। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन की ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेम पीरियड। तो जैसे ही आप सेम पीरियड की बात कर रहे हो तो सेम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो नंबर ऑफ सेल्स आपकी कैसी रहेगी, सेम, क्योंकि पीरियड नंबर इक्वल्स टू क्या था, सेल नंबर। जैसे आप सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को लेते हो तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को लोगे तो सभी में सेल की संख्या कितनी है, 2। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को लोगे तो सभी एलिमेंट्स में सेल की संख्या कितनी होगी, 3। तो सेम पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उससे सेल की संख्या में चेंज नहीं होगा। लेकिन आपने जेड इफेक्टिव पढ़ा था, तो जेड इफेक्टिव पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे रेगुलरली इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव के बारे में आपने बहुत अच्छे से सीखा था कि जेड इफेक्टिव है क्या, रियल अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट सेल विथ न्यूक्लियस। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जैसे कि आप लेफ्ट से राइट पीरियड में जा रहे हो तो नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, और अपनी ओर जब ज्यादा खींचेगा तो रेडियस का मतलब आप सिंपली न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का एवरेज डिस्टेंस। जैसे ही आप एटॉमिक रेडियस सुनो तो आपके स्क्रीन पे, दिमाग वाली स्क्रीन पे एकदम साफ रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल का एवरेज डिस्टेंस। तो आओ फिर से लौटो, जब पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव रेगुलरली इंक्रीज कर रहा, लेकिन नंबर ऑफ सेल कैसा रह रहा है बच्चों, सेम।
जैसे सेकंड पीरियड के एलिमेंट लेते हो तो सभी में 2 सेल हैं, लेकिन जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ते चला जा रहा है। जैसे सेकंड पीरियड की फर्स्ट एलिमेंट क्या हुई आपकी? लिथियम। सेकंड एलिमेंट क्या हुई? बेरिलियम। थर्ड एलिमेंट क्या हुई? बोरॉन। फोर्थ क्या हुई? कार्बन। फिफ्थ नाइट्रोजन। सिक्स्थ ऑक्सीजन। सेवेंथ फ्लोरीन। ओके, तो लिथियम से आप बेरिलियम में आए, बस 2 ही एलिमेंट को लो, लिथियम से बेरिलियम में आए, तो सेल्स की संख्या तो 2 ही रही। जेड इफेक्टिव किस में ज्यादा हुई? जेड इफेक्टिव ज्यादा हुई बेरिलियम में। तो अब बेरिलियम की जब जेड इफेक्टिव ज्यादा है लिथियम से, तो बेरिलियम का जो न्यूक्लियस होगा उसके आउटर मोस्ट सेल को मोर स्ट्रांगली अपनी ओर खींचेगा, और जब मोर स्ट्रांगली अपनी ओर खींचेगा तो न्यूक्लियस से उस आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस लिथियम के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अपनी ओर खींचा, न्यूक्लियस अपनी ओर खींचा, तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल की दूरी क्या हुई? घट गई। तो कंक्लूजन ये आया कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, एटॉमिक रेडियस क्या होते जाएगा? घटती जाएगी। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं। नंबर ऑफ सेल्स remains सेम। ये लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हैं तब जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, ये अपवर्ड एरो फॉर इंक्रीज, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज। सो अट्रैक्शन, किसके साथ अट्रैक्शन? न्यूक्लियस के साथ, आउटर मोस्ट सेल का अट्रैक्शन। सो अट्रैक्शन इंक्रीजेज, और अट्रैक्शन इंक्रीज किया तो देयरफॉर रेडियस, आर लिख दिया रेडियस के लिए, डिक्रीजेज। तो पूरी बात को यहां पे समझाया गया पहले, और फिर अब कंक्लूजन यहां लिखा गया कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स सेम। सेल्स सेम थी, जेड इफेक्टिव क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, तो आउटर मोस्ट सेल का न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन होगा वो बढ़ता जाएगा, और वो बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल की एवरेज डिस्टेंस होगी वो घटेगी, और वही डिस्टेंस हमारी एटॉमिक रेडियस थी। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकाला हमने कि रेडियस क्या होते जाएगा बच्चों? घटता जाएगा। सेकंड लिख दिया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टी टू बी, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ठीक? तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जैसे आएंगे, जैसे सपोज करो कि आप फर्स्ट ग्रुप की ही बात करो, लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, 3 एलिमेंट्स को लिखा। अब लिथियम में 2 सेल्स हैं, तो मैंने इसको दिखाया, ये तेरा 2 सेल। सोडियम में 3 सेल्स हैं, तो सोडियम के 3 सेल्स को दिखाया। पोटेशियम में 4 सेल्स हैं, तो पोटेशियम के 4 सेल्स को दिखाया। तो आप क्या देख रहे हो? किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आओगे तो हर स्टेप पे सेल की संख्या इंक्रीज करते जाएगी, ठीक है? और जब सेल की संख्या इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियस से इस आउटर सेल का डिस्टेंस, लिथियम में जो रहा, सोडियम में जो रहा, पोटेशियम में जो रहा, वो क्या होते जाएगी बच्चों? बढ़ते जाएगी। दूसरी बात, जेड इफेक्टिव के बारे में आपने सीखा था, सेम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब न्यूक्लियस के साथ सेल का जो अट्रैक्शन होता है सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे ऑलमोस्ट कैसा था? कांस्टेंट। आपको निकाल के भी दिखाया था सोडियम के केस में, पोटेशियम के केस में। आप अपनी
पिछले लेक्चर की नोटबुक को देखेंगे या लेक्चर को देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो हमने 2 कंक्लूजन वहां पे जेड इफेक्टिव पढ़ते समय निकाला था, फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि आप हो नहीं क्लासरूम में। क्लासरूम में तो खड़ा करके पूछा जाता, बट आप घर पे हो। हमारी कोशिश है कि आप हर बात को बेहतर तरीके से सीखो। बहुत पेन लिया जाता है तब एक क्लास, आज की मोड की क्लास बहुत ही इनर्ट और बोरिंग है। वीडियो मोड में कोई नहीं होता, पागलों के जैसा टीचर्स चिल्लाते हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर यू, मेक दिस थिंग्स यूजफुल, कि आपको जो सेफ रह के, हमें तो फिर भी घर से निकल के आना पड़ता है, कई लोगों के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन आपको यह फैसिलिटी दी जा रही है कि आप घर में बैठ के सेफली अपने पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते रहें। और आपको मार्गदर्शन में हर एक चीज सिखाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी मोटी इंटरेस्टिंग चीजें आए तो बस उसको कर दिया जाए, और जहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो, चीजें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। बच्चे हो या नहीं हो, हम लोग हर एक बात जो भी उस टॉपिक को सीखने के लिए जरूरी होगा, उस वक्त में, ऐसा जरूरी नहीं कि एक टॉपिक की हर बात एक साथ आ जाए। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें सारी बातों को नहीं पढ़ाएगा, कुछ बातें उसमें फिजिकल केमिस्ट्री की आएंगी जो बाद के दिनों में आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, हमें जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें यूज करने के लिए क्वांटम नंबर्स, ईसी वगैरह वगैरह जितनी कंसेप्ट्स थी, उन सारे कंसेप्ट्स को फुल्ली पढ़ाया। अब जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो यहां फिजिकल केमिस्ट्री की कोई बात नहीं आएगी, और इसको पहले ही बतलाया था कि यह बैकबोन होगा केमिस्ट्री के हर ब्रांच के लिए। तो आपको इसको बहुत अच्छे से सीखना होता है। तो अभी मैंने कहा था कि जेड इफेक्टिव ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे कॉन्स्टेंटली, जेड इफेक्टिव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स हर स्टेप पे क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। और इसके वजह से क्या समझा आपने कि जब सेम ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आओगे तो रेडियस क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। इसी बात को लिख लेते हैं, इसको मिटा करके नीचे लिख देता हूं मैं। टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, नंबर ऑफ सेल्स, NO डॉट नंबर, इंक्रीजेज, अपवर्ड एरो दे दिया, एट एवरी स्टेप। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आओगे, हर स्टेप में एक सेल बढ़ता चला जाएगा। जेड इफेक्टिव कांस्टेंट, मतलब न्यूक्लियस द्वारा सेल का जो अट्रैक्शन होगा वो कांस्टेंट है, देयरफॉर रेडियस इंक्रीजेस। तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया बच्चों आपके लिए कि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जनरली एटॉमिक रेडियस घटते जाएगी, रीजन, नंबर ऑफ सेल्स सेम, जेड इफेक्टिव लगातार बढ़ता जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ा तो रेडियस क्या हो गई, घट गई। और जब आप ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे तो हर स्टेप पे आपका नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो एवरेज डिस्टेंस होगी वो भी बढ़ते चली जाएगी। तो इस 2 को आप कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल अभी से सेट कर लीजिए। लेक्चर देखने के बाद आपको 60-70% बातें बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। ओके बच्चों, तो कुछ एग्जांपल्स करें एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर का। तो जैसे हमने यहां पे लिखा
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब हमें एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर इसका चाहिए। एटॉमिक रेडियस ब्रैकेट में लिख दिया। अब जैसे ही आपने इन एलिमेंट्स को देखा तो आप समझ गए कि दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड। और ये सब बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता रहेगा तो आप इनको मेरे साथ साथ उतने अच्छे से नहीं सीखेंगे। पीछे वाली वीडियो को कंप्लीट करके आगे वाली वीडियो को देखिए। तो अब ये जब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो सब में सेल की संख्या सेम है, और लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो अभी सिखाया था कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो यहां से लिखा लिथियम लेस देन, बेरिलियम लेस देन, बोरॉन लेस देन, कार्बन लेस देन, नाइट्रोजन लेस देन, ऑक्सीजन लेस देन, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया एफ Cl Br I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसकी एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बतलाना है। एटॉमिक रेडियस आपको ऑर्डर निकालना है। तो अब आप यहां देखिए, ये सब जो एलिमेंट्स हैं दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। और जब ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ते चली जाएगी। और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम ही लिखा हुआ है। तो फ्लोरीन लेस देन, क्लोरीन लेस देन, ब्रोमीन लेस देन, आयोडीन। ओके। थर्ड एग्जांपल लिया लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। अब इनके केस में आपको एटॉमिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर बतलाना है। तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अब फिर आपको दिखाई दिया कि दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर हो गया, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये ऑर्डर आ गया। वैसे ही हमने यहां पे क्वेश्चन लिखा सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, यही तीन लिखा। अब इनमें एटॉमिक रेडियस बतलाना था। एटॉमिक रेडियस, तो अब आप देखो सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, रिटेन इन ऑर्डर। चूंकि इसकी एटॉमिक नंबर 11, इसकी 12 और इसकी कितनी 13। तो अब लेफ्ट से राइट सेम पीरियड में जा रहे हैं। तो यहां से क्या आपका ऑर्डर आ गया, सोडियम ग्रेटर देन, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता था, मैग्नीशियम ग्रेटर देन अल्युमिनियम। वैसे ही मैंने यहां पे दिया बच्चों ऑक्सीजन लिखा, सल्फर लिखा, बस यही दो लिखा और कहा कि एटॉमिक रेडियस बतलाइए। तो अब आप सीख गए कंसेप्ट को, अब आप खुद बनाइए। तो ऑक्सीजन, सल्फर 16 ग्रुप का एलिमेंट हुआ, ऑक्सीजन फर्स्ट एलिमेंट हुआ, सल्फर सेकंड एलिमेंट हुआ। तो ऑक्सीजन लेस देन सल्फर। समझ गए आप, ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वैसे ही आपको यहां पे एग्जांपल लिखा सल्फर क्लोरीन, एटॉमिक रेडियस कहा जाएगा या इसी को एटॉमिक साइज कहा जाएगा कि आप एटॉमिक साइज का ऑर्डर बतलाइए। तो साइज लिखा रहे या रेडियस लिखा रहे, रेडियस बड़ी होगी तो बट ऑब्वियस है कि साइज भी बड़ी होगी। तो यहां पे रेडियस, एटॉमिक रेडियस लिखा गया सल्फर क्लोरीन। तो सल्फर और क्लोरीन को आपको याद आना चाहिए कि ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। क्योंकि याद नहीं आएगा तो फिर प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा कि आप इसी लिखिए, उससे पता कीजिए कि सेल की संख्या सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो फिर वो पीरियड भी सेम हुआ। तो सेम पीरियड के हैं, सल्फर 16 एटॉमिक नंबर, क्लोरीन 17, मतलब क्लोरीन राइट साइड में है, सल्फर लेफ्ट साइड में है, तो सल्फर की साइज क्लोरीन से बड़ी होगी। तो एटॉमिक रेडियस निकालना आपको सिखाया। अब इसमें कुछ एनोमलीज होंगे, मतलब
ऐसी भी कुछ बातें होंगी जो इस पीरियोडिक ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा, तो उसको कहते हैं एबनॉर्मलिटीज, असामान्यता। तो उनको हम लोग देखते हैं कि वो सामान्य नहीं है, असामान्य है। तो उन चीजों को अब जानेंगे। तो बच्चों अब हम लोग इरेगुलरिटी की बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस में पीरियोडिक टेबल में जो इरेगुलरिटीज होती हैं, जो ट्रेंड को नहीं फॉलो करते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, नोबल गैसेज हैव द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस इन द रेस्पेक्टिव पीरियड बिकॉज भांडर वाल रेडियस इज मेंट फॉर देम। आइए थोड़ा समझते हैं। जैसे आपके नोबल गैस की बात हो रही है, तो आपने पीरियोडिक टेबल को देखा, तो उसमें देखा कि नोबल गैसेज पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट साइड में है। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है ये, और ग्रुप 18 आपका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से शुरू हुआ, सबसे राइट साइड में क्या आया? ग्रुप 18 आया। तो ग्रुप 18 राइट मोस्ट इन पीटी, सबसे राइट में है। और अभी आपने सीखा था कि सेम पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेल्स सेम रहती है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, उसके वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, और अट्रैक्शन इंक्रीज करता है तो रेडियस डिक्रीज करती है। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे आपकी रेडियस क्या हो रही थी? घट रही थी। तो पीरियड के सबसे राइट में नोबल गैस है, तो अपने पीरियड में तो नोबल गैस की जो रेडियस होनी चाहिए थी वो सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहां लिखा गया कि नोबल गैसेज हैव द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस इन द रेस्पेक्टिव पीरियड। तो ये रेगुलरिटी नहीं है, बल्कि क्या है? इरेगुलरिटी। मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी मिनिमम। बट है क्या? लगभग लगभग अपने पीरियड में नोबल गैसेज की ही रेडियस सबसे ज्यादा होती है। और उसका वजह बतलाया गया कि चूंकि इनके लिए कौन सा रेडियस कंसिडर किया गया? भांडरवाल रेडियस। और अभी आपने देखा था कि जो भांडरवाल रेडियस होता है वो कोवैलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस से बड़ी होती है। तो इस पॉइंट को समझ गए आप। अब आइए दूसरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाइट ऑफन इसे कंपटीशन में पूछा जाते रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अच्छे से ध्यान देके सीखेंगे इसको। लिखा, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ गैलियम, Ga फॉर गैलियम। अब जैसे आपका ये बोरॉन है, ग्रुप 13, और ये सब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। बोरॉन, अल्युमिनियम, इसके नीचे गैलियम है, और एलिमेंट्स इसके अगर लिखोगे तो इंडियम है, थैलियम है। ये ग्रुप 13 है आपका। अब अभी सीखे थे आप, रेगुलर ट्रेंड ये था कि टॉप टू बॉटम आप ग्रुप में आएंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा। अल्युमिनियम के नीचे गैलियम है बच्चों, तो गैलियम की जो रेडियस होनी चाहिए वो अल्युमिनियम से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहां लिखा कि आर अल्युमिनियम कंपेरेबल टू आर गैलियम। इनफैक्ट वास्तव में आर गैलियम ही आर अल्युमिनियम से बड़ा है। गैलियम सॉरी आर अल्युमिनियम आर गैलियम से बड़ा है। बड़ा है तो साइन को लिखा आर गैलियम लेस देन आर अल्युमिनियम। होना चाहिए था क्या? आर अल्युमिनियम लेस देन आर गैलियम। यहां क्या है? आर गैलियम लेस देन आर अल्युमिनियम। मतलब गैलियम की ही रेडियस अल्युमिनियम से छोटी है। तो ये आपके रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब ये तो ठीक है कि ये एक आउटकम है कि गैलियम की जो साइज है या रेडियस है वो अल्युमिनियम से छोटी है। अब इसको समझने की प्रयास करें कि ऐसा क्यों हुआ। होना तो चाहिए था गैलियम का साइज अल्युमिनियम से बड़ा, बट है छोटा।
तो उसको नीचे एक्सप्लेन किया। जैसे एल्युमिनियम की ईसी देखो, एल्युमिनियम की ईसी देखोगे तो आपका नियॉन होता था, नियॉन के बाद 3s2 होता था और 3s2 के बाद 3p1। गैलियम की ईसी देखो, आर्गॉन होता था, आर्गॉन के बाद 4s2 होता था, 4s2 के बाद 3d10 होता था और तब 4p1 होता था। ओके, इसकी एटॉमिक नंबर 31 थी, इसकी एटॉमिक नंबर 13 थी। अब आओ, अल्युमिनियम में 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में एंटर किया, लेकिन गैलियम में 4s फिलअप होने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स कहां फिलअप हुए हैं? 3d में, और तब इलेक्ट्रॉन गया है 4p में। ठीक है, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन 3d में आए, आपको जब स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट पिछले लेक्चर में पढ़ाया था तो वहां पे सिखाया था कि सबसे ज्यादा शील्डिंग प्रोड्यूस करते हैं एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन, देन पी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स, देन डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स, और एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन सबसे कम शील्डिंग या स्क्रीनिंग प्रोड्यूस करते हैं। सीखा था आपने। तो अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में आए, बदले में गैलियम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स भी आया। यहां जो 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके डी सबसेल में आए बच्चों, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन ही आया, बदले में यहां 10 प्रोटॉन गैलियम के न्यूक्लियस में भी आया। ठीक है, अब इन 10 इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, चूंकि ये डी सबसेल में है और डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जो शील्डिंग प्रोड्यूस होती है वो कम होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एस एंड पी सबसेल। तो चूंकि ये कम शील्डिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम ढक रहे हैं न्यूक्लियस के लगने वाले अट्रैक्शन को, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी? अचानक से बढ़ जाएगी। इनकी शील्डिंग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम है, कम शील्ड की है। जेड इफेक्टिव बराबर आपका था जेड माइनस सिग्मा, तो इनके द्वारा जो सिग्मा प्रोड्यूस हुआ वो कम रहा, और जब ये कम शील्ड किए, कम ढके, तो कम ढकने के वजह से जेड इफेक्टिव क्या हुई? बढ़ गई। और जेड इफेक्टिव बढ़ गई तो जेड इफेक्टिव के बढ़ने से न्यूक्लियस के साथ जो आउटर सेल का अट्रैक्शन है वो बढ़ गया, और उसके बढ़ने से जो साइज है वो छोटी होगी। तो ये एक इरेगुलरिटी था। इसी बात को यहां लिख भी दिया है। जैसे जब एल्युमिनियम लिखा तो दिखा यहां पे 3p, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p1 था। यहां पे लिखा 3d4p, मतलब 3d में 10 फिलअप हुआ तब 4p में 1 आया। यहां 3s के बाद 3d में नहीं गया था, 3s के बाद 3p में आया था, तो यहां शील्डिंग नहीं, यहां d इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, जबकि यहां पे 10 d इलेक्ट्रॉन्स है, और इनके कम शील्डिंग प्रोड्यूस करने के वजह से इसके केस में जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज कर गया। तो इसी बात को यहां लिखा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, 3d के बारे में बताया गया, बाय 3d इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। इस बात को कहते हैं हम लोग डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। गैलियम की जो रेडियस एल्युमिनियम से कम हुई, ये किस वजह से? दिस इज कॉल्ड ईदर डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो अब आइए तीसरी इरेगुलरिटी की बात कर रहे हैं। लिखा R4D सीरीज कंपेरेबल टू R5D सीरीज। 4D सीरीज का जो रेडियस होगा वो 5D सीरीज का कंपेरेबल होगा। क्यों होगा? तो इस बात को पहले लिख देता, ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग, वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ
न्यूक्लियर चार्ज बाय 4f electrons. This is called lanthanide contraction और f orbital contraction, lanthanide contraction और f orbital contraction. आइए देखते हैं, जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया जिरकोनियम हाफनियम. अब इन दोनों के रेडियस में रिलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे. जिरकोनियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 40 था, तो 40 एटॉमिक नंबर था, उससे जस्ट पहले वाला नोबल गैस क्रिप्टॉन हुआ, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन. चौथे पोजीशन पे था, 4p भरा हुआ है, 4p भर गया, इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा, तो यहाँ आउटर सेल का इसी लिख दिया 5s to 42. और ये अब आपको लिखना आना चाहिए. हाफनियम की एटॉमिक नंबर 72 थी. अब यहाँ पे इसके जस्ट पहले वाला नोबल गैस आपका जेनॉन हुआ, तो यहाँ जेनॉन के बाद जेनॉन आपका हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन 5th पोजीशन पे है, 5p फिलअप हो गया है. 5p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चों? 6s में, तो 6s2 हुआ, 4f14 हुआ और 5d2 हुआ. 6s2 4f14 5d2. ठीक है. अब देखिए जिरकोनियम में 5s के बाद इलेक्ट्रॉन 4d में भरा है, फिलअप हुआ है. मतलब जिरकोनियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में जा रहा, तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ 4d सीरीज. और 4d सीरीज सुनने पे तो आपको यह भी याद आना चाहिए कि 4d सीरीज आपका शुरू होता था इथ्रियम 39 से कैडमियम 48 तक. 5d सीरीज का फर्स्ट मेंबर लैंथेनम था और देन हाफनियम 72 से मरकरी 80 तक, ये 5d सीरीज था. खैर आपको इसी लिख के पूरे बेसिक से मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में जा रहा तो 4d सीरीज, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जा रहा तो 5d सीरीज का एलिमेंट हुआ. अब देखिए यहाँ 5s फिलअप होने के बाद इलेक्ट्रॉन 4d में गया, लेकिन यहाँ 6s फिलअप होने के बाद इलेक्ट्रॉन 5d में इंटर नहीं किया. तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन इंटर किया 6s के बाद 4f में, और कितना इंटर किया? 14. अब आपने सीखा था कि f सबसेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा जो स्क्रीनिंग प्रोड्यूस होती है वो सबसे कम होती है. जब 4f में 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा था तो उस वक्त न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन भी फिलअप हुआ था, 14 प्रोटॉन्स भी आए थे. तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स की संख्या 14 बढ़ी, और उन 14 प्रोटॉन्स के बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ा. लेकिन इन 14 इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग प्रोड्यूस हुई वो काफी कम हुई, और काफी कम शील्डिंग प्रोड्यूस होने से जेड इफेक्टिव अचानक से हाफनियम के केस में बहुत बढ़ गया. क्योंकि ये बहुत कम शील्डिंग प्रोड्यूस किया, बहुत कम शील्डिंग प्रोड्यूस किया, तो जेड इफेक्टिव अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, और अचानक से बहुत ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो हाफनियम के केस में न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो अट्रैक्शन है वो अचानक से बहुत बढ़ गया. और जब वो अट्रैक्शन अचानक से बहुत बढ़ गया तो साइज कॉन्ट्रैक्ट कर गया, साइज छोटी हो गई. इसीलिए
जिरकोनियम और हाफनियम का जो साइज होगा ऑलमोस्ट कंपेरेबल। नेक्स्ट एलिमेंट 4D सीरीज का लिखोगे नियोबियम 41, और 5D सीरीज का लिखोगे तो टैंटेलम। तो अब नियोबियम का जो रेडियस होगा वो टैंटेलम के रेडियस के कंपेरेबल होगा। और ऐसा क्यों हुआ? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के वजह से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था आपका लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जाता है कि द काउज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज, ओके, तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह क्या है? तो काउज हुआ इनइफेक्टिव शिल्डिंग caused by electrons present in 4f orbitals। समझ गए आप? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है? तो इनइफेक्टिव शिल्डिंग, अपर्याप्त शिल्डिंग, caused by electrons present in 4f orbitals। ओके, इसी बात को कहते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनम के बाद 5D सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सभी में, चूंकि लैंथेनम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 5D सीरीज का आप देखें हाफनियम है, और हाफनियम जैसे ही आया तो 4f तो अब आपका फिलअप हो गया 14 इलेक्ट्रॉन 4f में। टैंटालम में भी आओगे तो 4f 14 रहेगा, टंगस्टन में भी जाओगे 4f 14 रहेगा। तो हाफनियम से शुरू करके आगे जैसे जैसे 5D सीरीज में आप चलते जाएंगे 4f आपका फुलफिल्ड रहेगा, और उन 14 इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जेड इफेक्टिव उन 14 इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा न्यूक्लियर चार्ज की जो शिल्डिंग हुई वो काफी कम हुई, और उसके कम शिल्डिंग प्रोड्यूस करने के वजह से जेड इफेक्टिव अचानक बढ़ा, और जेड इफेक्टिव जब अचानक बढ़ा तो साइज क्या हुआ बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और इसी बात को कहते हैं हम लोग लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो इस बात को भी मैं यहां नोट कर देता हूं, आप भी नोट कर लीजिए। द काउज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, वैसे तो लिखा हुआ है यहां पे, उसी को लिख रहा हूं मैं, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन is ineffective shielding, is ineffective shielding produced by 4f electrons 4f electrons। तो ये आपके इरेगुलरिटी थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। आयोनिक रेडियस, तो पहले हम लोगों ने देखा एटॉमिक रेडियस को, अब आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस जैसे ही आप सुने तो ये आयंस के लिए एप्लीकेबल होगा, ओके। नाम ही है आयोनिक रेडियस, तो विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ आयंस। अब है कि डिफाइन सर कैसे करेंगे? तो आयंस के केस में, आयंस बोले तो केटायंस भी हुआ, एनायंस भी हुआ। तो आयंस के केस में न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल की एवरेज डिस्टेंस, यही आपकी क्या हो गई? आयोनिक रेडियस। तो इसको लिख देते हैं कि किसके लिए होगा? फॉर आयंस, और आयंस मींस बोथ केटायंस एंड एनायंस। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं। यहां लिए Na, यहां लिए Na+, एलिमेंट सोडियम ही है, यहां सोडियम एटम है और यहां सोडियम केटायन है। यह सोडियम एटम, दिस इज सोडियम केटायन। अब यहां पे देखिए 11 एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 एटॉमिक नंबर 10 इलेक्ट्रॉन्स। फर्क क्या है बच्चों? फर्क ये है कि दोनों में प्रोटॉन्स की संख्या सेम है।
जेड सेम है, जेड इफेक्टिव बराबर आपका होता था जेड माइनस सिग्मा, तो दोनों में जेड क्या हो गई आपकी, सेम। सिग्मा किस पे डिपेंड करता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। यहां इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 11, यहां इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 10। तो यहां मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां ज्यादा सिग्मा क्रिएट करेगा। और जेड इफेक्टिव आपने सीखा जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा की वैल्यू उतनी ज्यादा। तो यहां पे सिग्मा ज्यादा हुआ और ये सिग्मा बढ़ेगा, जेड सेम है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, घटेगा। तो पता चला आपको कि इसके केस में जेड इफेक्टिव कम है और इसके केस में जेड इफेक्टिव ज्यादा है। यहां से यहां आए आप तो आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर गई, उससे सिग्मा डिक्रीज कर गई, जेड सेम है, ऐसे लिख दिया जेड सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज, दिस इंप्लाइज सिग्मा क्या हुआ, डिक्रीज किया, और सिग्मा डिक्रीज किया तो क्या हुआ, जेड तो सेम था, सिग्मा डिक्रीज कर गया, तो बोलो जेड इफेक्टिव क्या हुआ, बढ़ गया। और जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो रेडियस क्या हो गई, घट गई। ओके, तो अब आपको यहां से साइज या रेडियस लिखना था, तो साइज पता चल गया, सोडियम ग्रेटर देन Na+, जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया तो यहां पे आप रेडियस आर को कह सकते हो डिक्रीज किया। तो यहां से बस हम लोग एक एग्जाम्पल नहीं सीखे, बल्कि एक निष्कर्ष तक पहुंचे कि जो कैटायनिक रेडियस होगा वो एटॉमिक रेडियस से हमेशा छोटा होगा। सेम एलिमेंट का एटम लोगे, उसी एलिमेंट का कैटायन लोगे, तो जो कैटायनिक या आयोनिक रेडियस होगा वो उस एटम के रेडियस से छोटा होगा। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया, देयरफॉर आर प्लस मच मच लेस देन आर। ओके, रेडियस ऑफ कैटायन मच लेस देन एटॉमिक रेडियस। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो बच्चों, वो भी तरीका समझा देते। जैसे देखो, सोडियम की इसी लिखते हो तो नियॉन 3s1, मतलब सोडियम एटम में आपके सेल्स कितने हैं, 3 सेल्स हैं, तो सोडियम ये रहा आपका, ये रहा सोडियम। Na+, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया और इलेक्ट्रॉन निकालने का काम आउटर मोस्ट सेल से हुआ, तो 3s1 था, नियॉन 3s1 था, तो सोडियम प्लस में 3s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ली गई, तो यहां पे क्या आया आपका, ये 2 सेल आया, डन। अब देखो, जब यहाँ 3 सेल है तो सर्टेनली न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी, और यहाँ 2 ही सेल है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस कम होगी। तो इसीलिए Na+ की जो साइज हुई वो Na की साइज से काफी छोटी हुई। अब आ जाओ, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, Cl एलिमेंट सेम है, ये क्लोरीन एटम हुआ और ये क्लोराइड आयन, एनायन हुआ। ओके, अब यहां पे देखो, एटॉमिक नंबर तो 17 है, इलेक्ट्रॉन्स भी यहां कितने हैं, 17, यहां भी एटॉमिक नंबर 17 है, 1 नेगेटिव चार्ज आया, 1 नेगेटिव चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 18। अब देखो, यहां 17 इलेक्ट्रॉन, यहां 18 इलेक्ट्रॉन, जेड तो दोनों में सेम है, तो यहां से यहां आ रहे हो तो जेड सेम, जेड सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, बढ़ा है, 17 था यहां 18 हुआ है तो बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज किया, इसका मतलब सिग्मा इंक्रीज किया, स्क्रीनिंग इफेक्ट,
सिग्मा इंक्रीज किया, इसका मतलब जेड तो सेम था, सिग्मा इंक्रीज किया, तो इसका मतलब हुआ जेड इफेक्टिव घटेगा। नहीं, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या था बच्चों, जेड माइनस सिग्मा। तो जब ये बढ़ रहा और ये सेम है तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अब जेड इफेक्टिव घटा तो अट्रैक्शन घटा, और अट्रैक्शन घटा तो यहां से कंक्लूड हो गया कि आर क्या होगा, जेड इफेक्टिव घटा तो अट्रैक्शन घटा, और अट्रैक्शन घटा तो रेडियस क्या हुआ, बढ़ गया। ओके, तो हमने ये देखा, यहां से एक कंक्लूजन आया कि देयरफॉर आर माइनस मच मच ग्रेटर देन आर। आर माइनस बोले तो रेडियस ऑफ एनायन, आर प्लस बोले तो रेडियस ऑफ केटायन। तो अब इन दोनों रिलेशंस को मिला लो। यहां लिखा कि केटायोनिक रेडियस मच मच लेस देन एटॉमिक रेडियस, यहां लिखा एनायोनिक रेडियस मच मच ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस। तो इसका मतलब ये आया कि सबसे छोटा केटायोनिक रेडियस होगा, तब एटॉमिक रेडियस, और तब कौन हो गया, एनायोनिक रेडियस। तो इसी को लिख लो, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया आपका कि सेम एलिमेंट के लिए केटायोनिक रेडियस लोगे लेस देन एटॉमिक रेडियस, लेस देन एनायोनिक रेडियस, आर प्लस लेस देन आर, लेस देन आर माइनस। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, अब इसको कभी नहीं भूलेंगे। एक इसका एग्जाम्पल भी बना लो, जैसे हमने लिखा आई प्लस आई माइनस। अब इसका साइज का ऑर्डर बतलाना था। आई प्लस आई माइनस है बच्चों, एलिमेंट तीनों केस में सेम है, ये केटायन है, ये एनायन है, ये एटम है। तो साइज का ऑर्डर चला आया, आई माइनस ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन आई प्लस। अब अगर आपको ऐसा दिया रहता एल आई प्लस एन ए प्लस के प्लस आर बी प्लस सी एस प्लस, तो अब आप देखो कि ये सभी कैटायंस हैं एंड दीज आर कैटायंस ऑफ सेम ग्रुप। तो एक ही ग्रुप के कैटायंस है बच्चों। अब इनके साइज का ऑर्डर बतलाना था आपको, साइज। तो ऊपर से नीचे सेम ग्रुप में आओगे तो जेड इफेक्टिव तो सेम रहता था, कांस्टेंट रहता था, सेल बढ़ रहे थे, और सेल बढ़ रहे थे तो साइज क्या हो रही थी, बढ़ रही थी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पे। तो एल आई प्लस लेस देन एन ए प्लस लेस देन के प्लस लेस देन आर बी प्लस लेस देन सी एस प्लस। वैसे ही एक क्वेश्चन लेता एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। अब फिर यहां भी हमें साइज का ऑर्डर बतलाना है, तो एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, दीज ऑल आर एनायंस ऑफ सेम ग्रुप। ओके, तो ऊपर से नीचे जाओगे ग्रुप में तो साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो एफ माइनस लेस देन सी एल माइनस लेस देन बी आर माइनस लेस देन आई माइनस। ओके, अब आइए रेडियस इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में रेडियस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते समय, ऐसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो, तो इनके केस में रेडियस की बात हो रही है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, लिखा मैंने N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, 3 नेगेटिव, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ बच्चों। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपकी कितनी हो गई, 10। O2 माइनस,
तो 8 + 2 10, F माइनस 9 + 1 10, Na प्लस एक प्लस आया है, 11 एटॉमिक नंबर थी, प्लस आया तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। Mg2+ है, 12 एटॉमिक नंबर, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 10। अल्युमिनियम 3+ है, 13 एटॉमिक नंबर थी, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10। तो अब आप देख सकते हो कि ये सभी क्या हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इनकी जेड भी लिखते चलो, 7 8 9 11 12 13 एटॉमिक नंबर को लिख दिया। अब आप आओ यहां से यहां जा रहे हो तो आप देखो क्या चेंज हो रहा, जेड इंक्रीजेज, लिखते जाएंगे हम लोग, जेड इंक्रीजेज। जेड का तो हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कैसा है सेम, तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू सेम। इलेक्ट्रॉन जब सेम हुआ तो दिस इंप्लाइज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करता था, तो सिग्मा क्या हो गया सेम। जो स्क्रीनिंग या शिल्डिंग कांस्टेंट हुआ वो डिपेंड करता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जब सभी में इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं तो सिग्मा की वैल्यू सेम हो गई, और जब सिग्मा सेम हो गई बच्चों, जेड इंक्रीज किया है तो जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा सेम है, जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा बढ़ेगा, तो दिस इंप्लाइज जेड इफेक्टिव क्या हुआ इंक्रीज किया, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया इसका मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज किया, और अट्रैक्शन इंक्रीज किया इसका मतलब साइज बोलो या रेडियस क्या हुआ डिक्रीज किया। तो हमने देखा कि N3- से L3+ की ओर आएंगे तो रेडियस डिक्रीज करेगा, पूरा डिटेल्ड कंक्लूजन निकाला एक एक बात को डिस्कस करके। तो यहाँ ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का रेडियस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आते रहता है आपके हर एग्जाम्स में। अब देखो बच्चों जैसे आप क्या देख रहे हैं, एक जनरल रिलेशन यहां से निकाल लिए कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की रेडियस क्या हो रही है घट रही है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक species inversely proportional to atomic number। तो ये एक कंक्लूजन भी निकाल दिया। तो अब आपको मैंने एटॉमिक रेडियस सिखाया आज के लेक्चर में, आयोनिक रेडियस भी देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस को बतलाया, इरेगुलरिटीज को बतलाया, और फाइनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के रेडियस को देखा। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होंगी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, केमिस्ट्री के लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज की लेक्चर अब यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।